प्रतिष्ठित सिद्धांत को संक्षेप में समझ लेते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने ये प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ा, प्रतिष्ठित सिद्धांत वास्तव में है क्या, उसी को आज हम जान लेते हैं। वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है रोजगार और आय के माध्यम से। तो पहले एक बात, इस बात को समझ लीजिए कि मैंने पिछली क्लास में P/MV को पढ़ा दिया था कि ये वस्तु बाजार है, लेकिन वास्तव में ये मौद्रिक बाजार है। I/S भी मौद्रिक बाजार है, यानी मौद्रिक क्षेत्र या मुद्रा बाजार है। इसको वो जो है I/S यानी बचत और निवेश के संबंध में है। यहाँ पे ये लिखा गया है बिना बचत एवं निवेश के, तो यहाँ हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वस्तु बाजार, श्रम बाजार, मौद्रिक बाजार। तो यहाँ पे वो I/S नहीं आया, यानी बचत और निवेश का यहाँ जिक्र नहीं हुआ है। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वस्तु बाजार में या वास्तविक क्षेत्र में। वास्तविक क्षेत्र में यहाँ पे ये समीकरण लिखा है O का मतलब होता है उत्पादन, आउटपुट। O का मतलब है आउटपुट, जिसको हम उत्पादन कहते हैं। O = फंक्शन ऑफ N/K/T/L। उत्पादन के 4 ही साधन होते हैं, शायद आप भी जानते होंगे। उत्पादन के 4 साधन हैं। N का मतलब यहाँ पे हमने रोजगार से लिया है, रोजगार, और K कैपिटल, T जो ब्याज है, ब्याज मान लो, और L लेबर। तो ये जो है हमारे उत्पादन के 4 ही साधन हैं। या यहाँ पर हमने हो सकता है इसमें T का टेक्नोलॉजी लिखा हो, लेकिन आप ये मान चलिए उत्पादन के 4 साधन हैं। उन चारों साधनों से उत्पादन बढ़ता है। अगर इनको हम बढ़ा देंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर हम उत्पादन के साधनों में कमी कर देंगे तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो अगर हम इन सबको स्थिर रख दें या N को बढ़ा दें, N को ही जो है हम घटाएं बढ़ाएं, या उत्पादन को केवल N का प्रभाव देखें, उत्पादन पर केवल रोजगार का प्रभाव देखें। रोजगार का मतलब श्रम होता है, तो श्रम को बढ़ाकर घटा करके देखें तो हमारा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है O = फंक्शन ऑफ N का मतलब है कि इसमें सीधा परिवर्तन होगा। यानी अगर हम लेबर बढ़ा देंगे या रोजगार बढ़ा देंगे तो उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा, और अगर हम रोजगार घटा देंगे तो उत्पादन हमारा घट जाएगा। ये हो गया वस्तु बाजार। अब देख लेते हैं श्रम बाजार। श्रम बाजार में हमने पढ़ा है, कल भी पढ़ा था। तो DL, यहाँ एक समीकरण लिखा है DL यानी डिमांड ऑफ लेबर = फंक्शन ऑफ W/P। यानी W/P हमारी क्या है, वास्तविक मजदूरी है। यह हमने कल भी पढ़ा था। वास्तविक मजदूरी का मतलब है कि वास्तविक मजदूरी में कीमत स्तर से भाग दे देंगे तो हमें वास्तविक मजदूरी आ जाएगी। तो ये क्या है, मौद्रिक मजदूरी है, और ये क्या है, कीमत स्तर है। तो कीमत स्तर से अगर मौद्रिक मजदूरी में भाग दे देंगे तो हमें वास्तविक मजदूरी मिल जाएगी। तो वास्तविक मजदूरी से इसका संबंध है DL का। DL डिमांड ऑफ लेबर, यानी जो श्रमिक हैं उनकी मांग, और श्रमिक की मांग कौन करता है, नियोक्ता करता है, उद्योगपति या उत्पादक करता है। तो उत्पादक, और जब ये मजदूरी बढ़ेगी तो इसकी जब मजदूरी ज़्यादा होगी तो डिमांड ऑफ लेबर जो है वो ज़्यादा होगी, और जब ये कम होगी, वास्तविक मजदूरी कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। यानी थोड़ा सा गलत हो गया। जो ये होता है, नियोक्ता जो होता है वो डिमांड करता है, और जब वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी तो वो डिमांड कम करेगा। जो नियोक्ता होता है वो डिमांड कम करता है, क्योंकि मजदूरी तो उसको उतनी ही देनी है। मान लो वो टोटल मजदूरी 500 ही देना चाहता है, तो अब वो अगर उसमें किसी व्यक्ति की जो कीमत है या मजदूरी है वो बढ़ गई तो अब उसको 500 ही पे करना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कुछ लोगों को छांटेगा,
तभी उसकी जो मजदूरी है जो उसने अपना तय किया उतना दे पाएगा। तो इसलिए जब वो मजदूरी जब बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, और जब मजदूरी घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अभी इसको संक्षेप में पढ़ रहे हैं, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। और SL यानी सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल टू फंक्शन ऑफ W अपॉन T। सप्लाई कौन करता है? सप्लाई वो करता है जो लेबर होता है। लेबर सप्लाई करता है तो वो क्या करेगा, जब मजदूरी बढ़ेगी तो वो चाहेगा कि हमें रोजगार ज़्यादा मिल जाए, और जब मजदूरी घटेगी तो वो चाहेगा कि बेहतर है हम ऐसे ही काम ना करें। तो उसमें क्या है कि इसका और इसका जो संबंध है वो सीधा होता है, यानी मजदूरी की कीमत जब बढ़ेगी या मजदूरी बढ़ेगी तो मजदूरों की पूर्ति ज़्यादा होगी, और जब मजदूरी कम होगी तो पूर्ति कम होगी। जैसे ये मान लो ये बढ़ गई है मजदूरी, वास्तविक मजदूरी बढ़ गई है, तो लेबर सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ गई, और जब ये घटेगी तो ये भी क्या है, घट रही है। ऐसे ही इसके मामले में है, जब ये बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, और जब मजदूरी घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो इसमें क्या है, उल्टा संबंध है, और इसमें क्या है, सीधा संबंध है। ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, ये घटती है तो ये भी घटती है, तो इसीलिए इसको सीधा संबंध कहते हैं। और एक और समीकरण इसमें आता है कि जो मजदूरी होती है वो किसके MPPL के बराबर होती है। MPPL का मतलब है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी एक जो श्रमिक होता है उसकी सीमांत उत्पादकता, यानी एक श्रमिक जितना उत्पादन कर सकता है उतने के बराबर ही उसको मजदूरी दी जाएगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं दी जाएगी। तो अब ये जो इन दोनों के समीकरण से ये पता चला कि SL इक्वल टू DL, इन दोनों की मजदूरी कहाँ पर निर्धारित होगी, जहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर के बराबर हो जाएगी। यानी जो मजदूरों की मांग है, जो मजदूरों की पूर्ति है और जो मजदूरों की मांग है, दोनों जहां बराबर हो जाएंगे वहीं पर मजदूरी दर का निर्धारण हो जाएगा। यही है जो मजदूरी दर में फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको पीगू ने सिद्ध किया था। अब चलते हैं मौद्रिक बाजार में। मौद्रिक बाजार में PT इक्वल टू MV, ये समीकरण भी पहले पढ़ चुके हैं। P क्या है, प्राइस लेवल है, T क्या है, ट्रांजैक्शंस है, यानी कितनी बार उस वस्तु का लेन देन हुआ, और M क्या है, M है मुद्रा की मात्रा, और V क्या है, चलन गति, अर्थात कितनी स्पीड से चल रही है, एक घंटे में कितनी बार लेन देन हो रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की चलन गति। और तो अब इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू MV अपॉन T। P क्या है, प्राइस लेवल है, और M मुद्रा की मात्रा है। अगर V और T को हम स्थिर कर देते तो P इक्वल टू M होता, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू M, और ये जो MV है यानी P जो है प्राइस लेवल जो है वो वास्तव में डिमांड है। P प्राइस लेवल क्या है, वो किसके कारण, डिमांड है। ये जो है डिमांड है जो मुद्रा की है, मुद्रा की एक तरह से डिमांड है, यानी प्राइस लेवल ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, और प्राइस लेवल कम है तो डिमांड कम है। और वैसे ही जो M है वो मनी सप्लाई है, मुद्रा की जो मात्रा है वो सप्लाई है, और ये सप्लाई कौन करता है, सप्लाई करता है बैंक अधिकारी। इसको हम लोग ये मान लेते हैं कि जो बैंक अधिकारी होता है वो इसको सप्लाई करता है। तो ये जो है बराबर कहाँ पे होंगे, जहाँ पे मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको फिर से एक संक्षेप में पढ़ लिया, वस्तु बाजार, श्रम बाजार, मौद्रिक बाजार, और तीनों का संतुलन पढ़ लिया। अब हम लोग तीनों में ये देखेंगे कि उसको चित्रीय निरूपण उसका देखें।